हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू बैक एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने बताया था कि उसमें दो पार्ट हो सकते हैं, पहला एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोगों ने मेल पे डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पे जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। उसी तरह से फीमेल का मेन फंक्शन है ओवम का प्रोडक्शन करना या फॉर्मेशन करना, क्योंकि जब तक ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज़ नहीं होंगे, जाइगोट नहीं बनेगा और नई जनरेशन यानी नया बेबी बॉर्न नहीं होगा। तो जैसे हमने पढ़ा था कि मेल में स्पर्म के लिए कुछ ऑर्गन्स थे, एसेसरी थे, कुछ मेन ऑर्गन थे, ठीक है, जिससे स्पर्म निकल रहा था। तो उसमें आपने देखा था कि टेस्टिस हमारा मेन ऑर्गन था, बाकी पेनिस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडाइमिस और वह ये सब क्या थे, हमारे एसेसरी ग्लैंड थे। उसी तरह फीमेल्स में भी जो मेन है वो ओवम है। अब ओवम बनाने वाला ऑर्गन मेन ऑर्गन है। ओवम के अलावा जो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, दिस इज कॉल्ड द एसेसरी ऑर्गन। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। इस स्ट्रक्चर में हम पाएंगे कि जो हमारा फीमेल्स की ओवम का फॉर्मेशन होता है वो इसमें और इसमें, यानी एक ये हमारा ओवरी में होता है। यानी फीमेल्स में जैसे मेल्स में टेस्टिस पाया जाता है, उसी तरह फीमेल्स में ओवरी पाया जाता है। ओवरी इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ओवरी का काम क्या होता है? ओवम का प्रोडक्शन करना, ठीक है। और ओवरी के अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसको भी जान लेते हैं। जैसे हमारा सर्विक्स है, सबसे पहला एंट्री है, वेजाइना है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। दीज आर द ऑर्गन्स जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दैट्स वाई ये इज द एसेसरी पार्ट। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि पहली बात तो स्ट्रक्चर, इन सब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दूसरी ओवम का प्रोडक्शन कैसे होता है और रिप्रोडक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। आगे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। आगे देखिएगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम में फीमेल्स में क्या होता है, ये कुछ क्यों किया जाता है। तो बेसिकली ये ओवम प्रोड्यूस करती है, इनका काम यही होता है, क्योंकि फीमेल्स ही होती है जो बर्थ करती है, न्यू बेबी को जन्म देती हैं, है ना। संसार उन्हीं से चलता है और हम उन्हीं को परेशान करते हैं, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात याद आ गई तो उसको मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि गीता में कृष्ण ने कहा है कि संसार, जहाँ से संसार की उत्पत्ति होती है, ईश्वर उसे चारों ओर खूबसूरत रखता है। जैसे कि जब कोई फ्लावर है, उस फ्लावर से ही क्या होता है, नए सीड बनते हैं और नए प्लांट उगते हैं। इसलिए भगवान ने फ्लावर्स के चारों तरफ पंखुड़ियाँ दी हैं, उसको खूबसूरत बनाया है। उसी तरह जब क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो दुनिया की सृष्टि की करता है, उनसे ही पूरी दुनिया बनी है, इसलिए भगवान ने उनको बहुत खूबसूरत बनाया है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स की दी जाती है। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आगे बात करते हैं। तो उसी के इसमें आप हमारे अपने बताते हैं कौन कौन से ऑर्गन हैं। तो आपके ऑर्गन है, सर्विक्स है, वेजाइना है, ओवरीज है, यूट्राइन ट्यूब्स है, यूट्रस, जिसमें से ये आपका जो ओवरी है, दिस इज़ द मेजर ऑर्गन एंड अदर रेस्ट आर द एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, हम स्ट्रक्चर समझेंगे बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है सर्विक्स। देखिए सर्विक्स क्या है, आप ध्यान समझिए। जो फीमेल्स का वेजाइना होता है, ठीक है, जहाँ से एंट्री होती है, यानी जहाँ से आपका रिप्रोडक्शन का स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट, वेजाइना की जो ओपनिंग होती है, उस वेजाइना की ओपनिंग को सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी जो वेजाइना है उसकी जो ओपनिंग है उसे सर्विक्स कहते हैं। जो सर्विक्स होता है, अब ये यूट्रस का लोअर पोर्शन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे समझेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपका था, ये पूरा यूट्रस है। इसका जो नीचे वाला भाग है, यूट्रस का भाग, वो हमारा क्या है, सर्विक्स है। यानी देखा जाए तो पहला पार्ट जहाँ से एंट्री होती है। सर्विक्स की बात की जाए तो उसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है, जिसको सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। म्यूकस यू नो वेरी वेल, जो हमारे बॉडी में कई जगह से रिलीज होता है। और क्या काम होता है आपके सर्विक्स का, आप उसको समझिए। देखिए सर्विक्स क्या करता है कि वो एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज़ करता है, लिक्विड की तरह रिलीज़ करता है, जिसका एक हेल्प भी, क्योंकि म्यूकस आप जानते हैं चिपचिपा होता है। तो ड्यूरिंग द सेक्स, जब आप कॉपुलेशन होता है, सेक्स होता है, जब पेनिस एंट्री करता है वेजाइना के अंदर, तो क्या करता है कि ये जो सर्विक्स है, ये उस समय म्यूकस को रिलीज़ करता है ताकि चिकनाहट हो। और जब स्मूथनेस, चिकनाहट होती है तो पेनिस को आसानी होती है वेजाइना के अंदर एंट्री करने, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत से इवेंट्स होते हैं। मैं आपको इस इवेंट्स को क्लियर करना चाहूँगा, आप इसको बायोलॉजी की तरह ही देखिए, है ना। तो जब पेनिस वेजाइना के अंदर एंट्री करता है तो उस समय उसको थोड़ी सी
स्मूथनेस या चिकनाहट की ज़रूरत होती है, इसलिए सर्विक्स उस समय म्यूकस रिलीज़ करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सर्विक्स क्या करता है, ये जब ओव्यूलेशन का समय आता है तो उसमें ये एस्ट्रोजन और हार्मोन को भी रिलीज़ करता है। उसके बाद जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है उस समय भी सर्विस हेल्प करता है स्पर्म को एंट्री करने के लिए। ठीक है, ताकि आपका स्पर्म आसानी से उसके अंदर एंट्री कर सके। और बात करें प्रेगनेंसी के समय सर्विस क्या करता है, प्रेगनेंसी के समय सर्विस क्या करता है, एक अलग रोल प्ले करता है। ये क्या करता है कि एक पाथवे बनाता है कि यूट्रस से, देखो बेबी यूट्रस में होता है प्रेगनेंसी के समय और निकलता बाहर वेजाइना से, तो बीच का जो रास्ता है वो सर्विक्स है। तो क्या करता है, सर्विक्स एक पैसेज प्रोवाइड करता है जिससे बेबी आसानी से बाहर निकल सके। ये पूरा का पूरा रोल सर्विक्स का है। बात करते हैं वेजाइना की। सर्विक्स मैंने कहा ओपनिंग है, वेजाइना जो अंदर का पार्ट है उसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना एक मस्कुलर पार्ट होती है जो यूट्रस का ओपनिंग हम इसको बोल सकते हैं कि ये यूट्रस की ओपनिंग होती है। इसमें 2-3 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि पेनिस को अपने बॉडी के अंदर, मतलब पेनिस जो होता है वेजाइना के थ्रू ही क्या करता है, अंदर इंसर्ट होता है और स्पर्म को रिलीज़ करता है। ठीक है, इंटरकोर्स के समय यानी कॉपुलेशन के समय, या हम कह सकते हैं सेक्स के समय, जो ये पेनिस होता है वो वेजाइना के ही थ्रू बॉडी के अंदर जाता है और वहाँ पे स्पर्म को रिलीज़ करता है। तो और क्या करता है, वेजाइना का एक रोल और होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी के समय बच्चा भी वेजाइना के थ्रू ही बॉडी से बाहर आता है। इसकी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब एक्सटर्नल जेनाटिलिया की अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल जेनाटिलिया की बात होती है कि यानी उसके बाद बाहर के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, आप इसको स्ट्रक्चर देखिए कि ये जो आपका ये वेजाइना है। ठीक है, वेजाइना मतलब मैंने कहा दिस इज द सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वेजाइना, वेजाइना इज द ओपनिंग वेयर पेनिस इज एंट्री। तो अब ये जो वेजाइना एंट्री कर रहा है यहाँ पे 2-3 लेयर बनी होती है। ठीक है, बारी बारी लेयर बनी होती है। उन सभी लेयर का नाम होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है, और मोनस पीविस, ये सब लेयर है। अब इन लेयर को ही हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाटिलिया। अब इनको समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है जेनाटिलिया में अल्वा होता है। क्या करता है कि जो सबसे पहला पार्ट होता है जो लेबिया मेजोरा पार्ट होता है, इसको लिप्स यानी होंठ की तरह, तो जैसे हमारे होंठ होते हैं ना मुंह में, ऊपर और नीचे 2 लेयर होती है, उसी तरह से जितने भी आपकी ये जेनाटिलिया है यानी जो लेयर्स है वो डबल लेयर में होती है लिप्स की तरह। तो इसको हम लोग लिप्स भी बोल सकते हैं, वेजाइनल लिप्स भी बोलते हैं। तो पहला जो लेबिया मेजोरा होता है उसको ग्रेटर लिप्स बोलते हैं क्योंकि बड़े साइज़ का होता है। ठीक है, ये वेजाइना का सबसे बड़ा होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बर्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है जो कि हमारे लेबिया मेजोरा में पाया जाता है। यानी आप समझिए जो वेजाइना है, वेजाइना की जो आउटर लेयर है, सबसे पहली लेयर, उसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। उस लेबिया मेजोरा में उसमें एक बर्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है जिसका काम क्या होता है, वो भी इंटरकोर्स के दौरान, सेक्स के दौरान एक बहुत ही बर्थोलिन ग्लैंड से एक चिकना केमिकल रिलीज़ करता है पदार्थ, जो सेक्स में यानी आप जब भी कॉपुलेशन करें, इंटरकोर्स करें, तो पेनिस के वेजाइना के अंदर एंट्री को हेल्प करता है। ये आपका लेबिया मेजोरा में पाया जाता है बर्थोलिन ग्लैंड। फिर लेबिया माइनोरा होता है, ये छोटे साइज़ का होता है इसलिए इसको लेसर लिप्स कहते हैं। ठीक है, और ये हेयरलेस होता है, इस पे हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा में हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पीछे की साइड पाया जाता है। और सबसे लास्ट वाला पार्ट क्लिटोरिस होता है। क्लिटोरिस एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। देखिए आप समझिए, वेजाइना का स्ट्रक्चर अगर आप डिटेल में देखेंगे, वेजाइना का स्ट्रक्चर डिटेल में सबसे पहला बाहर की लेयर मोटा लेयर है, दिस इज़ द लेबिया मेजोरा। उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है लेबिया माइनोरा, और उसके अंदर बहुत छोटा सा एक मटर के दाने के समान छोटा सा दानेदार पार्ट होता है जिसको क्लिटोरिस कहते हैं। आई रिपीट प्लीज़, इसको बायोलॉजी की तरह ही पढ़िएगा आप लोग। जो ये क्लिटोरिस होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जब ये देखिए रिप्रोडक्शन में कहा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको अदर वे मत लीजिएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि पेनिस का इस वेजाइना के अंदर एंट्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये क्लिटोरिस जब आपका पेनिस एंट्री करता है तो क्लिटोरिस में वाइब्रेशन होता है, छोटा सा मटर दाने समान होता है। इस क्लिटोरिस को जब आप टच करिए या जब पेनिस इस पर टच होता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि ये फीमेल्स में एक्साइटेशन डेवलप करता है। ठीक है, जब मेल्स में एक्साइटेशन जिस तरह से होता है उसी तरह फीमेल्स में भी एक्साइटेशन कब होगा, जब ये क्लिटोरिस टच होगा। यानी जब क्लिटोरिस को टच किया जाता है यानी क्लिटोरिस में वाइब्रेशन होता है तो फीमेल्स में एक्साइटेशन बहुत बढ़ जाती है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यानी इंटरकोर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एक्साइटेशन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, आप इसलिए क्लिटोरिस का फंक्शन होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आप सिर्फ इसके बायोलॉजी की तरह पढ़िएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी नोट्स में। ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनाटिलिया में कुछ और भी पार्ट होते हैं, जैसे यूरेथ्रल ऑरिफिस हो गया। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, वेजाइना की ओपनिंग है, हाइमेन एक लेयर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइमेन लेयर जान लीजिए। हाइमेन लेयर क्या होती है कि ये हमारे वेजाइना की एंट्री को ब्लॉक किया रहता है। और बहुत से केसेस में जब पहली बार प्रेगनेंसी होती, जब पहली बार किसी फीमेल्स के साथ कॉपुलेशन या इंटरकोर्स किया जाता है तो ये वेजाइना, ये हाइमेन लेयर फट जाती है, जिससे पहली बार में ब्लीडिंग आती है। ठीक है, तो ये हाइमेन लेयर क्या होती है, क्या करती है, हमारे वेजाइना को यानी फीमेल्स में
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उनको हेल्प करती है, उनको कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गन, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ बॉडी के अंदर एंट्री ना कर पाए। ठीक है, ये इसका सिंपल सा पार्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओवरीज की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया ओवरी, क्योंकि ओवरी होता है, वन पेयर ओवरी है, उसी ओवरी में क्या होते हैं हमारे जो वो साइड्स होते हैं या ओवम वो मैच्योर होते हैं, और ओवम मैच्योर होने के बाद वही ओवरी से बाहर निकलते हैं, और वही ओवरी। ठीक है, तो ओवरी से आप देखिए, ध्यान समझिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको बाहर दिख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों जो पेयर ओवरी है, ये दोनों ओवरी का फंक्शन क्या होता है कि ये अपने अंदर ओवम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, फीमेल्स में तो हमारे मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं उसका काम रेगुलर स्पर्म का फॉर्मेशन करना होता है, लेकिन फीमेल्स में ओवरीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। इसमें पेयर ओवरीज होती है, एक महीने अगर ये ओवरी मैच्योर होकर ओवम निकालेगी तो दूसरे महीने ये वाली ओवरी मैच्योर होकर ओवम निकालेगी, यानी अल्टरनेट बंद पे काम करते रहते हैं। और हर महीने से मेल्स में एक बार में बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं, करीब लगभग 4-5 मिलियन, लेकिन फीमेल्स में एक बार में एक ही ओवरी निकलती है, और हर महीने एक ही ओवरी निकलेगी। ठीक है, एक ही आपका जो ओवम होगा ओवरी से वो मैच्योर होकर बाहर निकलेगा। ये आपकी फिमरी, ये पार्ट जो ओवरी को कवर किया है, ये बगल में आपको दिख रहा है कि हाथ की तरह पकड़ा हुआ है, इसे फिमरी बोलते हैं। और ये जो ट्यूब आप पतला सा देख रहे हैं, दिस इज़ द ट्यूब। ठीक है, ये जो आप पतला सा ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब जो होता है इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। दिस इज़ द ओवरी, दिस इज़ द फिमरी, और ये जो पूरा बीच का पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लाट यूट्रस होता है, यहाँ पे सर्विक्स है, वेजाइना है। क्लियर है, तो ये ओवरी का हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि ये ओवरी क्या होता है। मैंने बताया दूसरा पार्ट फैलोपियन ट्यूब होता है, वो उसकी लंबाई करीब 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, 8 मीटर करीब इसकी 8 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, चौड़ा लंबा भाग होता है, जो कवर किया होता है, हाथ की तरह पकड़ा होता है हमारे दोनों ओवरी को। और जो फैलोपियन ट्यूब का एंड जो होता है, जो उंगली की तरह स्ट्रक्चर पकड़ा होता है, उसे फिमरी कहते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये सब उसके स्ट्रक्चर है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि जब ओवम रिलीज होगा, ठीक है फ्रेंड्स, जब ये ओवम रिलीज होगा तो रिलीज होकर ओवम कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आता है। और फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ से जो आप देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री होती है। ठीक है, इस वाले पार्ट से एंट्री होती है स्पर्म की, वो स्पर्म एंट्री करके यहाँ पे पहुँचता है, और यहीं पे फैलोपियन ट्यूब से आके ओवम आता है, और यहीं पे दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो यानी कि ये इसका नेक्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये इसका एक पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लीजिएगा कि कहाँ से, देखिए ये ओवम निकल रहा है, यहाँ पे देखिए एक सिंगल ओवम मैच्योर होकर निकल रहा है, और मैच्योर होकर निकलने के बाद ये कहाँ जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करके कहाँ पहुँच रहा है, हमारे यूट्रस में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं यूट्रस के स्ट्रक्चर की बात करें। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्रस को हम लोग गर्भाशय भी कहते हैं, यानी बेबी, यानी हम सब जितने भी लोग हैं, यूट्रस जब माँ के गर्भ में होते हैं तो यूट्रस के ही अंदर होते हैं। तो ये एक पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, मैक्रोन ऑर्गन होता है। ठीक है, इसका जो अपर यूट्रस की जो होती है वो वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। यूट्रस की पूरी नोट्स पे लिखी हुई है, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। ये 10 से 20 टाइम अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो सकता है, यानी 10 से 20 गुना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये 10 से 20 गुना अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो सकता है, आगे हो जा सकता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना होता है, एक होता है। ठीक है, जो आपका इनर वॉल है यूट्रस की, वो करीब 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम होता है। सबसे लास्ट लेयर होती है इंडोमेट्रियम, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंडोमेट्रियम की लेयर ही जो होती है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय इंडोमेट्रियम की लेयर ही डिजॉल्व होकर बाहर निकलती है ब्लड के साथ, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेट कहते हैं। और अगर आप देखिए, अगर वो ओवम रिलीज हुआ और अगर वो फर्टिलाइज हुआ तो इस आपके जो होता है वो इंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होता है, और वहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। ये इंडोमेट्रियम की थोड़ी सी स्ट्रक्चर हो गई, कैसे होता है, किसका बना होता है, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इंडोमेट्रियम का पूरा पार्ट है, ये प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है, क्या करता है, जोड़ता है। इसको आप समझ लीजिएगा। हम इसको पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाना चाहेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान देख रहे हैं, देखिए अब क्या हो रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझा देना चाहता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये जो आपका ये दोनों पेयर्ड ओवरी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपका पेयर्ड ओवरी है, इस ओवरी से निकला ओवम, इस ओवरी से निकला ओवम, एक महीने इस ओवरी से, एक महीने इस ओवरी से, यहाँ से निकल के ओवर से ये ओवम आ गया कहाँ, आपके फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस पे, और यहाँ से स्पर्म घूमते फिरते कहाँ गया, यहाँ पे। और जब ये स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज होंगे तो फ्यूज होकर ये बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट आपके यूट्रस के इनर लेयर, ये आपको दिख रहा है इनर लेयर, जिसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम, यहाँ पे जाकर चिपक के फ्यूज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि स्पर्म और ओवम का आपकी इंडोमेट्रियम की इनर लेयर में चिपक जाना, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भगवान ने बनाया है कुछ चीज़ें। एक बार जब इम्प्लांटेशन हो गया,
यानी एक बार जाइगोट बन के यहाँ पे चिपक गया, तो अब चिपकने के बाद कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं जिससे ये इस महीने जब अब बनेगा, नेक्स्ट महीने ओवम यहाँ बनेगा। तो अब जो ओवम का प्रोडक्शन है, जो ओवोजेनेसिस प्रोसेस होता है, वो या तो इसमें या तो इसमें दोनों में बंद हो जाता है। ना इसमें ओवम बनेगा ना इसमें ओवम बनेगा। अब जितना भी हार्मोन और न्यूट्रिशन है इसके डेवलपमेंट में लग जाएगा, यानी धीरे धीरे ये बड़ा होते होते बड़ा होते होते ये बेबी का रूप लेना शुरू कर देगा, और ना इसमें ओवम बनेगा तब तक और ना इसमें ओवम बनेगा तब तक। यही रीज़न है कि जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो 9 मंथ के लिए, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ये इम्प्लांटेशन हो गया। अब उस केस में हार्मोनल चेंजेस होंगे और 9 महीने तक ना ये ओवरी काम करेगी ना ये ओवरी काम करेगी, यानी दो चीज़ नहीं होगा, ना तो नेक्स्ट ओवम का फॉर्मेशन होगा अगले 9 महीने तक, और ना ही कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी अगले 9 महीने तक। और 9 महीने के बाद जब बेबी का डिलीवरी हो जाएगा, बेबी बाहर चला निकल जाएगा, उसके बाद से आपकी सारी नॉर्मल साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने क्या बताया था कि आपके जो फीमेल्स का यूट्रस होता है, यूट्रस की जो लास्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो क्या होती है, ब्लडी डिस्चार्ज, यानी कि ब्लड के साथ बाहर निकलती है, रैप्चर होकर डिजॉल्व होकर बाहर निकलती है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो फीमेल्स में पूरी की पूरी 28 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। उस 28 दिनों की साइकिल में 3 फेज़ होते हैं। पहला होता है जो ब्लीडिंग फेज़ होता है, ब्लीडिंग फेज़, वो 2 से 5 दिन का होता है। सीवियर ब्लीडिंग 2 दिन होती है, किसी किसी में 3 से 4 दिन तक होती है। वो पूरे 5 दिन का फेज़ होता है। उस 5 दिन में क्या होता है कि पहले 5 दिन में वो जितनी भी ब्लड होता है वो एंडोमेट्रियम की वॉल कट के या बाहर निकलती रहती है। ठीक है, यानी कि जो पिछले महीने का ओवम निकला था, जो आपके जिसके जब जो स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं हो पाया है, वो ओवम क्या करता है, अब बाहर निकलने लगता है ब्लड के साथ। ठीक है, अब ब्लड की अमाउंट क्या होता है, करीब 13 से 80 ml ब्लड पर डे के हिसाब से निकलता है। और ये करके ये सब आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नए टर्म है जैसे मिनार्च। ये टर्म क्या होता है, मिनार्च एक ऐसा टर्म है कि जब किसी लेडीज़ में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। देखिए ये एज घट रहा है, पहले ये एज 14 से 15 था, धीरे धीरे ये 12 से 11 साल में आ गया है। तो 11-12 साल की एज में लड़कियों को प्रेगनेंट यानी कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको मिनार्च कहते हैं। और जो लास्ट होता है, यानी कि जिसके बाद आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, यानी कि फीमेल्स फर्टिलिटी खत्म हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 55-50, उस एज को मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब फ्रेंड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 3 स्टेप में होती है। पहला होता है फॉलिकुलर फेज़, दूसरा ओव्यूलेटरी फेज़, तीसरा ल्यूटियल फेज़। तीनों फेज़ के बारे में जानेंगे। पहले फेज़ में होता है कि जो फॉलिकुलर फेज़ 1 से 13 दिन तक होता है। इसमें क्या होता है कि एक से जब देखिए फॉलिकुलर फेज इस वजह कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद से स्टार्ट कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद से 1 से 13 दिन तक बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ओवम है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन चलने लगता है, यानी ओवम बनने लगता है, ओवम रिलीज़ नहीं होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो चलता रहता है। अगले 13 दिन के बाद 14वें दिन से ओवम का मैच्योरेशन होने के बाद ओवम रिलीज़ होने लगता है। दूसरा होता है हमारा फॉलिकुलर फेज पहला है, दूसरा होता है ओवुलेटरी फेज। इस पर क्या होता है कि ओवम रिलीज़ होता है 14 दिन के बाद, और रिलीज़ होकर कहाँ पहुँच जाता है, हमारे फैलोपियन ट्यूब में, यानी यूट्रस में। अब अगर फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में, थर्ड फेज़ हो गया हमारा ल्यूटियल फेज़, अगर 15 से 28 दिन के अंदर कोई स्पर्म उस ओवम को फ्यूज़ किया तब तो इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर नहीं हुआ, देखिए इस केस में 2 केस में, अगर एक फर्टिलाइज हो गया तो उस केस में क्या होगा कि वो इम्प्लांटेशन होगा, जाइगोट बनेगा, ब्लास्टुला ग्रेस्टुला बन के बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ वो ओवम जो इसके अंदर पड़ा हुआ है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, नॉलेज के लिए है, बायोलॉजी के लिए है। देखिए जब कोई भी लेडीज़ है, उसकी लेडीज़ के साथ क्या हो रहा है कि जब वो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ पहले दिन से, मतलब देखिए एंडोमेट्रियम की वॉल निकलना शुरू हो गई। तो पहले दिन से लेकर 5 दिन तक तो एंडोमेट्रियम की वॉल निकलती है, ओवम निकलता है। उसके बाद से लेकर 6वें दिन से लेकर 14 दिन तक, ये 6 से 14 दिन के इस बीच में ओवम बॉडी में उनके ओवम निकलता नहीं है, यानी ओवम फ्यूज नहीं होता है, मतलब ओवम निकलता ही नहीं है। यानी 6-14 दिन तक ओवम मैच्योर होता है, बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। यानी ये जो पीरियड होता है इसको सेफ पीरियड कहते हैं। यदि अगर हस्बैंड वाइफ अगर इस पीरियड में, यानी प्रेगनेंसी के आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद से लेकर 6वें दिन से लेकर 14 दिन तक अगर वो कोई इंटरकोर्स करते हैं या सेक्स करते हैं, कि उस समय स्पर्म बॉडी के अंदर जाएगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ओवम ऑलरेडी भी है ही नहीं, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रेगनेंसी नहीं होती है।
क्योंकि उस केस में स्पर्म जाएगा, उसे ओवम मिलेगा ही नहीं, वो फ्यूज होगा ही नहीं, तो स्पर्म बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद से 14 दिन से लेकर अगले 28 दिन के बीच में, इस 14 से 28 दिन के बीच को अनसेफ पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड के दौरान क्योंकि हमारे फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस के अंदर ओवम ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और वो पड़ा है और वो वेट कर रहा है कि कोई स्पर्म मेरे पास आए। और अगर इस बीच में हम अगर कोई मेल और फीमेल सेक्स करते हैं और स्पर्म तब पहुंचता है तो वो ओवम को फ्यूज करेगा और फ्यूज करके प्रेगनेंसी हो जाएगी और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। यानी 14 से 28 दिन का प्रेगनेंसी के लिए सबसे सेफ अच्छा पीरियड होता है। और अगर उस बीच में सेक्स नहीं हुआ, स्पर्म नहीं पहुंचा, तो उस केस में क्या होगा, ओवम फ्यूज नहीं होगा और फिर से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी और ओवम बाहर निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपकी प्रेगनेंसी पे, मेरे ख्याल से मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ होगा मेरे इस वीडियो के बाद। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।